Zainul Arfin from tutorial.pk and I am going to be your biology instructor for the rest of this सेशन। और इस सेक्शन में हम बात करें आपकी बुक के जो एंड पे एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस की। हम एमसीक्यू से डील करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस और एक्सटेंसिव क्वेश्चंस को भी देखेंगे। फॉर नाउ इस सेक्शन में हम एमसीक्यू से डील कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एमसीक्यू। Excretion of hypertonic urine in humans is associated best with the। अब वो ये पूछ रहे हैं कि हमारे अंदर जो हाइपोटोनिक यूरिन एक्सक्रीट होता है दैट इज एसोसिएटेड बेस्ट विद द, लेकिन वो कहाँ से आ रहा है। तो ऑप्शंस आर ए ग्लोमेरुलर कैप्सूल, बी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सी लूप ऑफ हेनले, डी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब इन ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी लूप ऑफ हेनले। इसकी रीज़न ये है कि जब हम ये पूरा प्रोसेस पढ़ रहे थे तो वी स्टडीड के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं। उसमें से जो लूप ऑफ हेनले है उसका फंक्शन यही है कि उसने हाइपोटोनिक जो है यूरिन है उसने वो प्रोड्यूस करना होता है, जबकि बाकी जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे गिवन हैं इनके जो फंक्शंस हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। The next MCQ is the walls of the dash are made more or less permeable to water depending on the need to conserve water। अब उन्होंने पूछा है कि किसी एक स्ट्रक्चर की जो वॉल्स हैं वो लेस या मोर परमिएबल हो जाती हैं डिपेंडिंग के नीड कितनी है वाटर को प्रिजर्व करने की या कंजर्व करने की। एंड द ऑप्शंस आर ए यूरेटर, बी फिब्रस कैप्सूल, सी यूरेथ्रा एंड डी कलेक्टिंग डक्ट। अब इसमें से जितनी भी ऑप्शंस हमें दी हुई हैं इसमें से एक्चुअली सिर्फ एक स्ट्रक्चर है जिसका कोई रोल है वाटर को कंजर्व करने में और उसकी ही वॉल्स जो हैं वो मोर और लेस परमिएबल बनती हैं, एंड दैट ऑप्शन इज डी कलेक्टिंग डक्ट। अब यूरिन जो है जब बनता है तो वो कलेक्टिंग डक्ट में आता है और वो कलेक्टिंग डक्ट जो है वो कंबाइन होकर आगे यूरेथ्रा में ओपन हो रही होती हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट का एक ये काम भी है कि उसकी वॉल्स को कभी वो ज़्यादा परमिएबल हो जाती हैं, कभी वो लेस हो जाती हैं कि वाटर कितना वहाँ से रीअब्जॉर्ब होना है। जबकि यूरेटर जो है वो एक ट्यूब है जो सिर्फ यूरिन को आगे लेके जा रही होती है। फिब्रस कैप्सूल जो है उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, और यूरेथ्रा जो है वो ट्यूब है जो यूरिन को जो है आगे एक्सक्रीट करने में काम कर रही होती है। तो दैट इज वाई कलेक्टिंग डक्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट MCQ इज which of the following will cause a decrease in ADH production? And the options are A dehydration, B an increase in osmotic pressure of blood, C drinking water, and D abnormally low blood pressure. And the correct option is C drinking water. जब हम ये पढ़ भी रहे थे जो कंसेप्चुअल का पोर्शन है उसमें भी रेड दैट कि जो ADH प्रोडक्शन है उसमें डिक्रीज तब होती है जब वाटर पिया जाए, ठीक है, ज़्यादा पिया जाए, और बाकी जिसमें से वो गिवन है उनका रोल ऑपोजिट बनता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से नहीं, जब हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो डिक्रीज आता है ADH प्रोडक्शन में। द नेक्स्ट MCQ इज द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन इज। द ऑप्शंस आर A reabsorb water into the blood, B eliminate ammonia from the body, C reabsorb salts and amino acids, D filter the blood and capture the filtrate. And the correct option is D filter the blood and capture the filtrate. अब ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल जो हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल साथ जुड़े होते हैं और यहीं से जो फिल्ट्रेशन का एक्चुअल प्रोसेस है वो शुरू हो रहा होता है। तो उनका जो मेजर फंक्शन है वो यही है कि जैसे ही ब्लड आता है वो उसको वहाँ से फिल्टर करते हैं। फिल्टर होने के बाद जो फिल्ट्रेट होता है वो आगे मूव कर जाता है, जबकि रीअब्सॉर्ब वाटर इनटू द ब्लड में इन दोनों का कोई काम नहीं है। इन्होंने अमोनिया भी नहीं जो है रिमूव करनी होती और सॉल्ट्स और अमाइनो एसिड की रीअब्सॉर्प्शन में भी इन दोनों का कोई काम नहीं है। ये डायरेक्टली ब्लड को रिसीव करते हैं और जो फिल्ट्रेट है उसको आगे मूव करते हैं। द नेक्स्ट MCQ इज in man glucose is present in blood plasma but not in urine. That is because glucose molecules are
अब वो ये कह रहे हैं कि जो ब्लड प्लाज्मा है इसमें ग्लूकोज होती है लेकिन यूरिन में नहीं होती। क्यों नहीं होती उसकी रीज़न उन्होंने पूछी है और नीचे कुछ रीजंस दिए हैं। वो ऑप्शंस हैं, ए actively transported from the proximal convoluted tubule to blood capillaries, B oxidized to supply energy for ultrafiltration, C stored in the kidney, and D too large to enter Bowman's capsule। अब जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए actively transported from proximal convoluted tubule to blood capillaries। ये जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसमें यही होता है, रोल ही ये है कि इसने ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करना होता है। जब ब्लड फिल्टर होके आता है तो जब वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास आता है तो स्टिल उसमें ग्लूकोज होती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारी बॉडी इज डिज़ाइन कि वो चीज़ों को फालतू में वेस्ट ना करे, तो जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज मौजूद होती है वो यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाती है और आगे जो ब्लड जाता है फिर उसमें कोई ग्लूकोज नहीं होती, इसलिए उससे जो यूरिन सिक्रीट होता है, यूरिन के अंदर हमारे पास कोई भी जो ग्लूकोज है वो नहीं जाती। जबकि जो बाकी ऑप्शंस यहाँ पे दी हुई हैं ये इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, इवन इनका कोई रोल भी नहीं बनता इन स्ट्रक्चर्स का और इन मैकेनिज्म्स का पूरे यूरिन क्रिएशन के प्रोसेस में। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज evidence for glomerular filtration in the kidney could be obtained by comparing the sizes of the molecules present in Bowman's capsule with those in the। अब वो ये कह रहे हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है किडनी में वो अगर हम कहें कि उसका एविडेंस हमें चाहिए कि हाँ ये वाकई ऐसा होता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम कंपेयर कर देते हैं साइजेस, मॉलिक्यूल का साइजेस जो कि बोमन्स कैप्सूल के अंदर होते हैं एंड विद मतलब कि उसको जिसके साथ कंपेयर करना है उसकी आपने ऑप्शंस नीचे दी हुई हैं जिसमें से सिलेक्ट करना है एक करेक्ट ऑप्शन। एंड द ऑप्शंस आर ए afferent blood vessels, B collecting ducts, C loop of Henle, D proximal tubule। अब जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है तो वो कैसे होती है कि ब्लड जो है वो बोमेंस कैप्सूल में आता है और वो ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है, वो उसको ब्लड को रिसीव कर रहा होता है वहाँ से। अब हम उन मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करें उनका साइज जो कि अफेरेंट ब्लड वेसल में होते हैं और जो आगे बोमेंस कैप्सूल के पास आते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि वाकई यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रही है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल जो हैं वो फिल्टर आउट हो गए हैं, आगे नहीं गए। The next MCQ is the site and principal mechanism for the passage of glucose into the bloodstream in the human kidney is। अब वो ये कह रहे हैं कि वो साइट और जो प्रिंसिपल मैकेनिज्म है जो कि ग्लूकोज के पैसेज के लिए है इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन किडनी इज कि वो किस तरह से जा रही है। वो ऑप्शंस हैं ए collecting duct by active secretion, B glomerulus by selective reabsorption, C glomerulus by ultrafiltration, and D proximal convoluted tubule by selective reabsorption। अब इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज D proximal convoluted tubule by selective रीअब्जॉर्प्शन। मैकेनिज्म हमारे पास ये है कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है ग्लूकोज की। वो हो कहाँ रही होती है, वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो रही होती है। ये वो ट्यूब्यूल का सेक्शन है जो बोमेंस कैप्सूल के बिल्कुल साथ ही आगे प्रेजेंट होता है। तो और बाकी जो मैकेनिज्म्स और हमारे पास स्ट्रक्चर्स गिवन है यहाँ पे उनका ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बाकी डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे होते हैं ब्लड की फिल्ट्रेशन में। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज अ ड्रग रिड्यूसेस माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी इन किडनी नेफ्रॉन्स, व्हिच केमिकल विल बी प्रेजेंट इन इंक्रीज्ड अमाउंट्स इन द यूरिन। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि एक ड्रग है जो माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस कर देती है किडनी के नेफ्रॉन्स में। अब इसके रिजल्ट में कौन से केमिकल्स होंगे जो प्रेजेंट होंगे इन द यूरिन। एंड द ऑप्शंस आर ए अमोनिया, बी ग्लूकोज, सी यूरिक एसिड एंड डी यूरिया। अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी ग्लूकोज।
जिस ड्रग ने किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं उनकी माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी को इम्पैक्ट किया है, उसका सीधा सीधा जो ताल्लुक है वो ये है कि जो ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है वो नहीं होगी। जब ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होगी वहाँ पे, तो वो ग्लूकोज हमारे यूरिन में सिक्रीट हो रही होगी, जिसकी वजह से यूरिन में ग्लूकोज आ जाएगी। बाकी जो सारी चीज़ें हैं उनका इससे वो ताल्लुक नहीं बनता कि माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी जो है नेफ्रॉन्स की उस पर किस चीज़ का इम्पैक्ट आ रहा है। That is why B, glucose, is the correct option. The next MCQ is the main difference between endotherms and ectotherms is, अब वो endotherms और ectotherms के difference की बात कर रहे हैं, and the options are A, how they conserve water, B, where from they get most of their body heat, C, whether they are warm or cold-blooded, D, whether they live on land or in water. अब एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स जो हैं, थर्म्स से भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इनका ताल्लुक ही टेम्परेचर से है, ठीक है। और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, वेयर फ्रॉम दे गेट मोस्ट ऑफ देयर बॉडी हीट, यानी कि वो हीट को कहाँ से ले रहे हैं, वो खुद बना रहे हैं और या नहीं बना रहे हैं, वो कहाँ से, उनका हीट सोर्स क्या है। इसीलिए ये जो है करेक्ट ऑप्शन है। वाटर के कंजर्वेशन में इसका कोई रोल नहीं बनता, किस तरह से वो वार्म ब्लडेड है या कोल्ड ब्लडेड है उससे भी ताल्लुक नहीं है, और लैंड और वाटर में होने ना होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंडोथर्म्स और एक्टोथर्म्स जो हैं उनका डिफरेंस जो आता है वो हीट के सोर्स में आता है। द नेक्स्ट MCQ इज the water content of human blood is regulated by ADH. In which part of the nephron does regulation occur? अब वो ये कह रहे हैं कि ह्यूमन ब्लड में जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है या कंटेंट होता है दैट इज रेगुलेटेड बाय ADH। अब वो ये कह रहे हैं कि इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन डज दिस रेगुलेशन अकर, कि ये वाली जो रेगुलेशन हो रही है कि वाटर कितना आगे जाएगा कितना नहीं जाएगा, ये किस पार्ट में हो रही है। And the options are A, ascending limb of loop of Henle, B, descending limb of the loop of Henle, C, Bowman's capsule, and D, proximal convoluted tubule. And the correct option is B, descending limb of the loop of Henle. अब जो लूप ऑफ हेनले है, स्पेसिफिकली डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये उसका काम है कि उसने वाटर को कितना रीअब्जॉर्ब करना है और नहीं करना। तो जो डायरेक्ट मैकेनिज्म जो यहाँ से रेगुलेट हो रहा होता है वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की तरफ से हो रहा होता है, जबकि बाकी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ये पर्टिकुलर काम नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक आपके जो बुक के MCQs हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में जो बात करेंगे वो हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे।